हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 150 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का शुरुआत 1923 ईस्वी से हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन बेंगलुरु शहर में स्थापित किया गया। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर फजिल्का में स्थापित है। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है। भारत में डाकघरों की संख्या लगभग 1.5 लाख है। यानी कि 1.5 लाख है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था। आप लोग को बताना है भारत में पिन कोड की शुरुआत कब से हुआ है। भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी से हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। आप लोग को बताना है भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया। भारत में डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के 5 प्रमुख वर्ग हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आप लोग को बताना है भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण क्या है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण जलवायु संरचना एवं उच्च वार्षिकी विविधता है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है।
ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? भारत में समस्त स्थल भाग का 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे रेगुड़ मिट्टी नाम दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी राज्यों में पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आप लोग को बताना है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा हरियाणा राज्य का हिस्सा नहीं है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? आप लोग को बताना है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मागिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में 1992 ईस्वी से शुरू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? भोपाल नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर शहर है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? दिल्ली शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है, बाकी कानपुर, पटना, बरौनी ये सभी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये सभी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? आप लोग को बताना है साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। साबरमती नदी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आबो जनजाति किससे संबंधित है? आबो जनजाति असम से संबंधित है। यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। कुंड जनजाति का निवासी क्षेत्र कहाँ है? व्याकरण वाइज के लिए माफी चाहता हूँ। कुंड जनजाति का निवासी क्षेत्र कहाँ है? कुंड जनजाति का निवासी क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है? आप लोग को बताना है किस राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है। तो मणिपुर राज्य में कुकी जनजाति निवास करती है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड जनजाति है। यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ओराव जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान दीजिए। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत के लौह इस्पात उद्योग में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। यानी कि प्रश्न 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? भिलाई संयंत्र रूस की मदद से स्थापित किया गया था। प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय आय के लिए किस क्षेत्र का अधिकतम योगदान है? राष्ट्रीय आय के लिए सेवा क्षेत्र का अधिकतम योगदान है।
प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आप लोग को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? देश का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है, यानी कि प्रश्न 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? भारत में ताप विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आप लोग को बताना है, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, कृषि क्रांति का संबंध किससे है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। कृषि क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जानकी रमन समिति का गठन बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु के लिए किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नायक समिति का संबंध किससे है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए। नायक समिति का संबंध लघु उद्योगों से है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सामान और सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस देश था, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य असम राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकाल जर्मनी देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आप लोग को बताना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद डीजीपी का होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। भारत में शीतकालीन वर्षा उड़ीसा और तमिलनाडु राज्य में होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है, जो मेघालय में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 27.7% भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? आप लोग को बताना है न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अली मसूद अरब विद्वान के द्वारा किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आप लोग को बताना है किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? आप लोग को बताना है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का मेन कारण क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वर्षा का औसत कितना है? भारत में वर्षा का औसत है, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग को बताना है कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? आप लोग को बताना है महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। आप लोग को बताना है एक उत्तर भारतीय नृत्य इनमें से कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। आप लोग को बताना है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली कब शुरू हुआ था। तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली 1854 ईस्वी से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था। भारत में प्रथम डाक टिकट कराची में जारी किया गया था। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक राजीव गांधी जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई है। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत के द्वारा हुई है। यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आप लोग को बताना है किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो मैडम क्यूरी ने। मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। साहित्य क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशा पूर्णा देवी जी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जेके बजाज जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है और इसे 2012 में सबसे पहले बार लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था। सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक ने किया था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोग को बताना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अनयोनन प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उपयुक्त दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा क्या होता है? एक उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय रेल को 18 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? एक्सिल और पहिए बनाने वाली रेलवे यूनिट बेंगलोर में अवस्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों आप लोग याद रखिएगा हाजीपुर में अवस्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में अवस्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में दोस्तों 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% भारतीय रेलवे में कार्यरत है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, भारत के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में से 98% भाग समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, भारत देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक है, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पारादीप बंदरगाह किस नदी का डेल्टा पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह महानदी के डेल्टा पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों गैंडा के लिए जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काजू का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। आप लोग को बताना है काजू का मुख्य उत्पादक किस राज्य में होता है। तो काजू का मुख्य उत्पादक दोस्तों आप लोग याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ जिले में होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है निम्न में से कौन सा बागवानी से संबंधित है। आप लोग को बताना है बागवानी से संबंधित इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बागवानी से संबंधित स्वर्ण क्रांति है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना पूर्व सोवियत संघ देश के सहयोग से की गई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत कितने स्थान पर है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत दूसरे स्थान पर है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यानी कि 2019 के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की सड़कों की कुल लंबाई 63.86 लाख किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना प्रतिशत है। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान 80% है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य कौन कौन है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अग्रणी राज्य महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 1,31,326 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है विश्व की सबसे लंबी सड़क कौन है। विश्व की सबसे लंबी सड़क पैन अमेरिकन महामार्ग है, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है विश्व के किस देश में पहला रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। पूरे वर्ल्ड के किस देश में पहला रेल मार्ग का निर्माण हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा ब्रिटेन देश में, यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग स्थित है। एशिया के किस देश में सबसे अधिक लंबी रेल मार्ग स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा चीन देश में, यानी कि एशिया के चीन देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश यूएसए देश है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट ना पाए। अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी को चली थी, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। लंदन थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी को याद रखिएगा। रोम नगर टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है। आप लोग को बताना है नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। नील नदी के किनारे खार्तूम शहर बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है बेना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। वेना शहर दोस्तों डेनबियो नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में शुरू किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु किसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू को कहते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु गंजा ईगल है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। जापान का राष्ट्रीय पशु का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों आइबिस है। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कौन है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु कीवी है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु का नाम रॉबिन रेडब्रेस्ट है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरे हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहला व्यक्ति कौन है।
दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति एमुंड सेन जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 45 में लिखा गया है विश्व का पहला धर्म कौन सा है। पूरे वर्ल्ड का पहला धर्म कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा सनातन धर्म। सनातन धर्म विश्व का पहला धर्म है, यानी कि प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग याद रखिएगा रॉबर्ट वालपोल थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जंको तबई थी, जो 1975 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बनी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा सिकंदर, यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर थे। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।